नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी को सेशन की शुरुआत से पहले ही बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबने एक रिकॉर्ड कायम किया है हमारे नए यूट्यूब चैनल पर, दैट इज RNA बाय अंकित अवस्थी पर, जिसे आपने मात्र 24 घंटे के अंदर 100K पार कर दिया है। आप सभी इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाते रहेंगे तो शायद हमने जो 2.0 चैनल छोड़ा था 58 लाख परिवार का, उसका शायद दर्द ना रहे, आपका प्यार यूं ही बना रहे। तहे दिल से धन्यवाद। सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। आज के सेशन में अडानी पर जिस प्रकार से हिंडनबर्ग का हमला हुआ था, ठीक उसी प्रकार का एक हमला और हुआ है अडानी पर ना होकर इस बार अडानी के साथ जुड़े हुए नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हुआ है। इस हमले को करने वाला कौन है? शब्दों का यह हमला क्या हिंडनबर्ग की तरह भारतीय राजनीति को नुकसान पहुंचाएगा? क्या यह माना जा सकता है कि भारत को पहले आर्थिक रूप से हिंडनबर्ग के द्वारा हिलाया गया और अब राजनीतिक रूप से हिलाने की बारी है? क्या यह सोचा समझा भारत के ऊपर हमला किया जा रहा है? आज के सेशन में चर्चा करेंगे और उन तथ्यों को जानेंगे कि किस प्रकार से भारत के विषय पर दुनिया के लोग अपनी अपनी राय बदलकर काम करने जुटे हुए हैं। फिलहाल के लिए आप यहां पर एक चर्चा के लिए न्यूज की कटिंग देख रहे हैं। इंडिया ने एक प्रकार से एक बिलियनियर जिसका नाम है जॉर्ज सोरेस, उसके द्वारा दिए गए बयान को बहुत ही तल्ख टिप्पणी के रूप में लिया है। अमेरिकी एक बिलियनियर हैं जिनके द्वारा भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत तीखी टिप्पणी की गई है और उनके साथ साथ अडानी को भी यहां पर साथ में घसीटा गया है। जिस प्रकार से अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी को फाइनेंशियली पूरी तरह हिलाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से जॉर्ज सोरेस नामक इस अरबपति ने, जो कि 90 साल से अधिक उम्र के हैं, जो अमेरिकी मूल के हैं, इन्होंने भारत पर लोकतांत्रिक मूल्यों के खत्म होने का आरोप लगाया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते, अडानी और मोदी के चलते भारत में मुसलमानों पर हो रहे जो अत्याचार हैं उनके चलते लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में हैं। इन बातों पर पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां हमलावर हैं। स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी पार्टी से बिलोंग करते हैं बीजेपी से, तो उनकी सुरक्षा में बीजेपी आगे आई है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने बहुत मैच्योरिटी दिखाते हुए जॉर्ज सोरेस को जवाब दिया है और कहा है हमारे आंतरिक मसले जो हैं उन मसलों को हम निमट लेंगे, तुम होते कौन हो इस प्रकार की बातें करने वाले। यानी कि लोकतंत्र की बहाली में इस बार कांग्रेस ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में अमेरिकी को आईना दिखाया है। आज के सेशन में इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, लेकिन एक जरूरी जानकारी जान लीजिए। जानकारी यह है कि आज का यह सेशन शिवरात्रि से पूर्व का सेशन है। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर चूंकि यह सेशन है, आप कल जब तक आएंगे तब तक आपका व्रत पूरी तरह से फास्ट खोलकर आएंगे, तो मैं पहले ही आपको शिवरात्रि के पावन अवसर पर बम बम भोले, हर हर महादेव, आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्री मंदिर, जो कि IITians और IIM के स्टूडेंट्स के बनाया गया एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर आज के एक जबरदस्त फीचर की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि कल शिवरात्रि है। बहुत से यूथ अपने अपने जॉब के लिए, अपने अपनी पढ़ाई के लिए इधर उधर देश के विभिन्न कोनों में कहीं ना कहीं रह रहे होंगे। संभव है कि उन्हें पूजा का विधान ना पता हो, संभव है कि उन्हें यह ना पता हो कि शिवरात्रि के अंदर क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो आप में से बहुत सारे साथियों के लिए मैंने एक लिंक पिन करवाया है श्री मंदिर एप्लीकेशन का। शिवरात्रि के इस अवसर पर आप अपने मोबाइल के अंदर श्री मंदिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और इस एप्लीकेशन के माध्यम से देश के जो प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके लाइव दर्शन सुबह प्राप्त करें, आप जहां भी हो वहां पर बैठे हो, और वो भी पूरी तरह निशुल्क। इतना ही नहीं, आपको कल शिव जी की कौन सी कथा सुननी है, क्या विधि विधान होगा, किस प्रकार से आपको पूजा पाठ होंगे, क्या भजन होंगे, क्या कीर्तन, यानी कल का दिन जो है वो पूरी तरह आप इस एप्लीकेशन से टेक्नोलॉजी के इस युग में यूजफुल कर सकते हैं। अपने फोन के अंदर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। यहां पर केवल यही नहीं, इसके अलावा आप दिन के हिसाब से अपने मंदिर को टेंपल बना सकते हैं, मोबाइल को टेंपल बना सकते हैं, और इसमें आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग बुक्स, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मतलब जो भी आपको पढ़ना हो वो आपके मोबाइल में उपलब्ध हो जाएगा। यानी इतने सारे एप्लीकेशंस के बीच एक जरूरी एप्लीकेशन श्री मंदिर तो बनता है। लिंक कमेंट बॉक्स में है। एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से दिखता है। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे अभी तक डाउनलोड कर लिया है, आप भी इसे कर सकते हैं। चर्चा करते हैं इस व्यक्ति के बारे में। कौन है जॉर्ज सोरेस? साथियों, कहा जाता है
कि यह व्यक्ति मूल रूप से अमेरिकी नहीं है। तो यह कौन है? असल में इस व्यक्ति का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है, इस व्यक्ति का जन्म हुआ था हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। जैसे बहुत सारे भारत के भी अमीर व्यक्ति जो अब जाकर अमेरिका में बस गए हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ या उनके पूर्वजों का जन्म भारत में हुआ और जाकर अमेरिका बस गए, ऐसे ही इस व्यक्ति का जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ और जाकर अमेरिका बस गया। यानी एक हंगेरियन और अमेरिकी मूल का व्यक्ति है और इस व्यक्ति का जन्म 1930 में हुआ है। वर्तमान में 93 साल की उम्र की तरफ ये बढ़ रहा है। फिलहाल इसके बारे में जो प्राप्त जानकारी है मीडिया में वो ये है कि इस व्यक्ति ने बहुत सारी अपनी आय को अब तक दान किया है। लेकिन दान किस काम के लिए किया है, तो इसकी बातों को या फिर इसके द्वारा जो किए गए कृत्य हैं उनको अलग अलग तरह से देखा जाता है। जैसे इसका अधिकांश धन दान होने के कारण जब यह ढूंढा गया कि दान किसको किया गया है तो राजनीतिक पार्टियों का नाम आया। यह डोनाल्ड ट्रंप का तीक्ष्ण विरोधी है, तो स्वाभाविक है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन से हैं तो यह डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक है अमेरिका में। तो इसने अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा डेमोक्रेटिक पार्टी को डोनेट किया है। तो यह डेमोक्रेटिक पार्टी का अब तक का अमेरिका में सबसे बड़ा डोनर है, यानी कि जो बाइडेन की पार्टी है उसका यह बहुत बड़ा समर्थक आदमी है। फोर्ब्स के अनुसार सोरेन की संपत्ति 64% का हिस्सा वो दान कर चुका है और ये अपने द्वारा एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाता है जिसके माध्यम से ये दुनिया भर में पैसे बांटता है। धन बांटने का उद्देश्य होता है सामने वाले देश में डेमोक्रेसी की स्थापना करना। जिस कंट्री के अंदर यानी अमेरिका के अंदर ये बाइडेन का समर्थन करता है, बाइडेन जो कि अपने आप के बारे में कहते हैं कि अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और उस डेमोक्रेसी में ये ट्रंप का विरोधी है क्योंकि ये ट्रंप को तानाशाह मानता है। ऐसी कैसी डेमोक्रेसी जिसके अंदर तानाशाह भी सरवाइव करते हो, ये बड़ा ही अचरज का विषय है। तानाशाह की व्याख्या केवल एक शब्द में इतनी होती है कि जब तक वो हैं किसी और को शासन का मौका नहीं मिलता। ये ट्रंप का बहुत बड़ा विरोधी रहा है, फिर बाइडेन शासन में कैसे हैं? इस व्यक्ति के सिद्धांतों में हिलावट तो यहीं से पता चल जाती है, लेकिन इसके बातों को भी जानना जरूरी है। इसने क्या कहा, कहां कहा, कब कहा। इसके बारे में एक जानकारी और जान लीजिए, ये हेज फंड चलाता है। हेज फंड क्या होता है? हालांकि इकोनॉमिक्स की भाषा कहें या मार्केट की भाषा कहें तो ये एक प्रकार का बड़ा इन्वेस्टर है। इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में ये लोगों के साथ मिलकर फंड एकत्रित करता है और उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। हेज फंड क्या होता है ये कभी हम अपने बातें बाजार की जो सेशन है उसमें लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि इसका मुख्य कार्य कोई ब्रांड नहीं चलाता, ये है ना कि पता चल रहा है कि कोई कंपनी इसकी हो, अमेजन फ्लिपकार्ट टाइप की ऐसी कोई कंपनी हो, नहीं। ये हेज फंड की कंपनी चलाता है और ये फंड करके दूसरे लोगों में पैसा इन्वेस्ट करता है। इस व्यक्ति की ब्लूमबर्ग पर प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दुनिया का 254वें नंबर का सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, तो इस व्यक्ति के बारे में जान लिया। इस व्यक्ति ने क्या और कहां कहा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि इसके द्वारा दिए गए दान में अभी तक $100 अरब का फंड इसने तानाशाहों से निपटने के लिए दिया है। तानाशाह, मैं अगेन बता रहा हूं, ऑटोक्रेट्स वो लोग होते हैं जब वो सत्ता में होते हैं तो उन्हें कोई नहीं हटा सकता। इसकी नजर में शी जिनपिंग तानाशाह हैं, व्लादिमीर पुतिन तानाशाह हैं और ऐसी ही स्थिति में ये ट्रंप को भी तानाशाह मानता है और मोदी भी अब धीरे धीरे उसी लीक में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसने जो बयान दिया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे देशों में राजनीतिक पार्टियों को फंड इस बात के लिए देता है कि आपने यहां पर लोकतंत्र की बहाली के लिए, तानाशाहों को हटाने के लिए आप मुझसे फंड लो और अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी की स्थापना करो। इसने जो बयान दिया उस बयान के अंदर जो बातें इसने कही वो कहां कही ये भी जान लीजिए। इसके द्वारा म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि जर्मनी में आयोजित की जा रही एक कॉन्फ्रेंस है उसकी पूर्व संध्या पर यह टिप्पणी की गई है। यानी कि एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यह व्यक्ति प्रेजेंट था, एक ऐसे इवेंट में यह व्यक्ति जा रहा था जहां पर दुनिया भर की बातें होनी थी। MSC यानी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर यह जा रहा था। यह MSC जो है यह एक प्रकार का फाउंडेशन है जो कार्य करता है कोल्ड वॉर के दौरान उत्पन्न हुई स्थितियों के बारे में चर्चा करने के लिए। कोल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जब USSR अपने द्वारा टूट गया अन्य भागों में, उस दौरान के बीच का जो भाग था वो कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि यह व्यक्ति उस MSC के अंदर भाषण देने जा रहा था, यानी उस कॉन्फ्रेंस में भाषण देने जा रहा था। उससे पूर्व इसने एक प्रकार से अपने बयान से पूरी दुनिया के अंदर अटेंशन ग्रैब कर लिया। अब आप वो बयान भी जान लीजिए। India is an interesting case. It's a democracy. Leader Narendra Modi
is no Democrat. लेकिन इसके नेता नरेंद्र मोदी कोई डेमोक्रेटिक नहीं है। Against Muslims, Inciting violence against Muslim was important factor in his meteoric rise। जो उनकी तरक्की हुई है या फिर जो आगे निकल कर आए हैं उसके पीछे की बड़ी वजह मोदी के खिलाफ, मतलब मोदी ने मुस्लिमों के खिलाफ जो कार्रवाइयां की उनसे आगे निकल कर आए हैं। of the Quad, इंडिया जो कि क्वाड का सदस्य है, Australia, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान भी शामिल है, Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. रशिया से ये लोग तेल ले रहे हैं, वो कि सस्ते दामों पर ले रहे हैं। Modi and business tycoon Adani मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं। Adani Enterprises tried to अडानी एंटरप्राइजेस ने मार्केट से पैसा जुटाने का प्रयास किया था। आपको मालूम होगा वो एफपीओ ला रहा था, stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. लेकिन उसका जो पूरा की पूरा कारोबार है अडानी का, मार्केट जो है वो कार्ड के महल की तरह बिखर कर गिर गया। You'll have to answer questions from foreign investors. लेकिन मोदी को अडानी के साथ अपने रिश्तों पर टिप्पणी करनी होगी, जवाब देना होगा। केवल अपने ही देश को नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को भी जवाब देना होगा जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था। To push for much needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. मैं इंडिया में डेमोक्रेटिक रिवाइवल चाहता हूं। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिया में डेमोक्रेसी वापस से आए। यानी इसने अपनी बातों में जो बातें कही उनसे कुछ इस प्रकार की फीलिंग पहली बार में मुझे आ रही है। क्या यह व्यक्ति हेज फंड लगाता है? क्या पता इसने भी अडानी के स्टॉक में पैसा लगाया हो और भाई का डूब गया हो। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इसने अडानी और मोदी को रिलेट किया है और कहा है कि मोदी जी आपको दुनिया भर को जवाब देना होगा। भाई दुनिया को जवाब क्यों दें? बोले इसलिए क्योंकि आपके शेयर मार्केट में दुनिया ने भी तो पैसा लगाया था। भाई आपको अपने देश में तो जवाब देना ही चाहिए। मोदी जी ने संसद के अंदर तो कोई जवाब दिया नहीं, कांग्रेस संसद में उनसे खूब सवाल कर ली, सड़कों पर भी यात्रा कर ली, लेकिन मोदी जी अडानी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति कहता है आप अपने देश में तो जवाब दीजिए, साथ ही साथ दुनिया भर के जो निवेशक आप में इन्वेस्ट किए हैं उन पर भी जवाब दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनके तेजी से बड़ा नेता बनने की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों के साथ हिंसा की थी। इसमें गुजरात का जिक्र है। भारत में मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी एक दूसरे के सहयोगी हैं। अडानी ने स्टॉक मार्केट से फंड रेज करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। मोदी अडानी केस पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद के सवालों का जवाब देना होगा। इसमें सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होगी और वो जैसे ही जवाब देंगे उनकी पकड़ स्वतः ही कम हो जाएगी। यानी एक प्रकार से यह देखा जाए तो इस व्यक्ति ने यह बात एक प्रकार से अटेस्टेड कर दी है कि यदि मोदी जी ने अडानी वाले मुद्दे पर जवाब दे दिया तो निश्चित ही भारत के अंदर लोकतांत्रिक रिवाइवल हो जाएगा। यानी मोदी अडानी के मुद्दे पर बोल गए तो इसने ये एनालाइज कर लिया है बाहर से बैठे बैठे, क्योंकि भारत में अडानी अडानी बहुत हुआ है, संसद में भी पूरे बजट सत्र में केवल अडानी चला है। ऐसी स्थिति में इन्हें लगता है कि अगर मोदी ने एक बार अडानी पर जवाब दिया इसका मतलब मोदी फेल हो गए, और ऐसी स्थिति में यहां लोकतंत्र आ जाएगा। यानी एक तरह से इसकी बातों को सही तरह से समझा जाए तो मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये तो किसी और एक राजनीतिक पार्टी की टैगलाइन लगती है। मतलब सीधा सा है, राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा प्रेरित इनके ये बयान लगते हैं। जैसा आपको पहले से मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन ये ऑलरेडी खुलकर बाइडेन का समर्थक है। बाइडेन को आज तक जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा अब तक दान दिया है उसमें इस व्यक्ति जॉर्ज सोरेस का नाम है। तो ऐसी स्थिति में जो ऑलरेडी किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो दुनिया भर में ऑलरेडी चुनी हुई जो बहुमत की सरकारें हैं उन्हें चैलेंज के रूप में देखता है, निश्चित ही उसकी भी कोई ना कोई राजनीतिक आइडियोलॉजी होगी। और उसी आइडियोलॉजी के चलते उसे लगता है कि मोदी और अडानी की मेंबरशिप को हटा दिया जाए तो देश में लोकतंत्र आ जाएगा। यह इसका विचार है। स्वाभाविक सी बात है, मोदी जी बीजेपी के नेता हैं,
बीजेपी पूरी उनके पीछे खड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में बीजेपी का बचाव में उतरना तय था। स्मृति ईरानी जी यहां पर उतरकर आती हैं, संवाददाता सम्मेलन करती हैं। अगेन वो अपनी उपलब्धियां गिनाती हैं। उपलब्धियों में ये कहती हैं कि जिस जॉर्ज सोरेस ने भारत पर कहा है कि लोकतंत्र की बहाली लाई जाएगी, उसे ये याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कि प्रधानमंत्री मोदी पर अगर तुमने हमला किया तो यह देश तुम्हें पूरी तरह लौट कर बदला देगा, यानी कि तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। अगेन यहां पर एक फिर से बड़ी बात निकल कर आती है। बात यह, कांग्रेस के अंदर से एक नेता पूछते हैं हमला मोदी पर है तो पूरा देश जवाब क्यों देगा? यानी फिर से मोदी और पीएम ये दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाएं तब तो ठीक है। पीएम ट्रीट किया जाएगा तब तो हम बोलेंगे, लेकिन मोदी को ट्रीट किया जाएगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। राजनीतिक बयानबाजी है, इनका आप अपने हिसाब से मायना निकालिएगा। इन्होंने जो बातें बोली और उन बातों में इन्होंने इस बात पर बड़ी तल्ख टिप्पणी करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया कि देश को निकलकर आना चाहिए, जॉर्ज सोरेस के खिलाफ बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए साहब? क्योंकि मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर वैक्सीन दी, मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ लोगों को भोजन दिलाया, मोदी जी ने दुनिया भर में 150 देशों को वैक्सीन भिजवाई। तो बोले मैडम जी ये तो आपसे अपेक्षा की जाती है। समटाइम्स ना कई बार ऐसे अधिकारियों से हमारी मुलाकात होती है जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भाई मैं ईमानदार हूं। तो बोले आप ईमानदार हैं तो व्हाट? आपसे अपेक्षा भी की जाती है कि आप ईमानदार रहें। एक न्यूटन करके फिल्म है, पता नहीं आपने देखी है या नहीं, राजकुमार राव की फिल्म है, जिसमें वो एक संजय मिश्रा के साथ संवाद में बोलते हैं कि मैं ईमानदार हूं। तो भले भाई ईमानदार हो, यही चाहिए और यही नौकरी है। अब आप ये बोलते हो कि मैंने ये काम किया, ऑब्वियस सी बात है एज एन पीएम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप देश के लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाएं। व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित अगर आप करते हैं तो जनता तभी तो आपके पक्ष में खड़ी होती है, अदरवाइज आप गलत होंगे तो विपक्ष में चली जाएगी। इन्होंने अपने द्वारा, स्मृति ईरानी जी ने आकर प्रधानमंत्री मोदी के काम देश को याद दिलाए वापस से। जैसे संसद के अंदर पीएम मोदी के द्वारा राहुल गांधी जी के द्वारा लाखों बार पूछने पर कि अडानी पर कुछ तो बोलो, पीएम साहब कुछ भी नहीं बोले और उन्होंने अपने पुराने काम याद दिलाए। मैंने कोरोना से लड़ाई लड़वाई, देश के अंदर आर्थिक स्थिति को मजबूत रखवाया, इकोनॉमी को टूटने नहीं दिया, रशिया यूक्रेन युद्ध के बावजूद तेल की कीमतों को कंट्रोल रखा, दुनिया के अंदर आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर खड़े हैं। ये तो संसद तक ही हो लिया था। स्मृति ईरानी जी आज के, चूंकि अपडेटेड है करंट अफेयर से इनका बयान, तो करंट अफेयर से अपडेटेड बयान में स्मृति ईरानी जी ने देश को याद दिलाया कि आप ये लोग याद करिए, ये देश जिसके एक बिजनेस के कारोबारी ने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, वो व्यक्ति ये भूल रहा है कि उसी देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक दिन पहले ये कहते हुए आभार व्यक्त किया है कि आपकी लीडरशिप के कारण अमेरिका में 1 मिलियन जॉब पैदा होंगी। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि यह व्यक्ति भूल रहा है कि यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने या इमानुएल मैक्रोन जो कि बैठे हैं फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, उन्होंने पीएम मोदी की लीडरशिप की इसलिए तारीफ की कि भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था और भारत के विजन के कारण आज अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों को बड़ी मात्रा में रोजगार और बिजनेस का मुनाफा मिल रहा है। और ये लोग, इन्होंने, आपको याद भी होगा हमने अपना जो आरएनए वाला सेशन है उसमें भी मतलब सेशन किया था इसके बारे में, और ये जो रतन टाटा जी वाला इंसिडेंट है ये भी हमने पूरी तरह सेशन किया था, उसमें बताया था कि कैसे इन लोगों ने भारत की तारीफ की। तो मैडम जी जो है यहां पर पूरी तरह से वो सारी बातें रिवाइज करवाई हैं इसके अंदर, सेशन के अंदर, और कही है कि देखिए देश को बहुत सीरियसली ये बात समझने की आवश्यकता है। भाई साहब हम एसी चला नहीं पा रहे हैं, गर्मी हो गई है शुरू, बोर्ड गर्मी मार रहा है, हमें पसीने आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पसीना बार बार पहुंच क्यों रहा है। एसी अभी ऑन नहीं किया गया है क्योंकि ऑन होते ही फिर बीमारी होना तय है। चलिए, बीच में पसीने पहुंचते समय सफाई देनी पड़ गई आपको, ठीक है। एनीवे, तो फिलहाल के लिए यहां पर ये न्यूज निकल कर आती है। तो यहां पर आपने बीजेपी का पक्ष स्मृति ईरानी जी के माध्यम से सुन लिया, या मैंने बोल दिया इनके बयान, छोड़िए आप पढ़ लीजिएगा। बाद में फिर कांग्रेस ने क्या कहा, तो कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोरेस को लताड़ा है। कांग्रेस भी जॉर्ज सोरेस के खिलाफ क्यों खड़ी हुई, तो इसके पीछे का बड़ा कारण यह है क्योंकि यहां पर वो लोकतंत्र की बात कर रहा है कि लोकतंत्र नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुमने यह कह दिया जॉर्ज सोरेस कि इंडिया में लोकतंत्र नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आपने अपोजिशन का अस्तित्व ही नहीं माना। यानी तुमने बैठे बैठे वहां से एनालाइज कर लिया
कि इंडिया में अगर मतलब ये बड़ा ही विचित्र स्थिति क्रिएट हो गई। जॉर्ज सोरेस मोदी के ऊपर जो भी बोलकर गए वो तो समझ में आया कि भाई तुमने अडानी से रिलेट कर दिया, तुमने ये कह दिया कि तुमने मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की। ये व्यक्ति पहले भी काफी चर्चित रहा है सीएए और 370 के मामलों को लेकर के, लेकिन कांग्रेस को जो सबसे बड़ी आपत्ति हुई वो इस बात से हुई कि यार तुम ये बोल रहे हो इंडिया में लोकतंत्र नहीं है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं भाई? कांग्रेस भी तो है इस देश में, मतलब तुम वहां बैठे बैठे कांग्रेस को भी एनालाइज नहीं कर रहे हो क्या? यार ये बड़ा सिग्निफिकेंट रीजन है, क्योंकि लोकतंत्र होगा तभी तो विपक्ष भी होगा, और विपक्ष को यानी कि तुमने काउंट ही नहीं किया है, हैं? हमने इतनी बड़ी यात्रा की है, जयराम रमेश जी ने, राहुल गांधी जी ने मिलकर के पूरी यात्रा भारत जोड़ो की है, देश के अंदर पूरी तरह से अडानी का मुद्दा लेकर खड़े हुए हैं, इसके बावजूद तुम कंसीडर नहीं करोगे लोकतंत्र नहीं है। कैसे नहीं है लोकतंत्र भाई? तुम्हें विचार रूप से तुम्हारी विचार व्यक्त करने की आजादी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब लोकतंत्र को थोड़ी तुम कंसीडर नहीं। पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की शुरुआत करता है या नहीं, यह पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करता है। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस को यह बात बोलने का पूरा अधिकार है कि तुम ये कौन होते हो ये कहने वाला कि लोकतंत्र नहीं, यानी तुम तो हमारा अस्तित्व ही नहीं मान रहे हो यार। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तुम विकेट ले जा रहे हो, पार्टी बनाओगे क्या भाई? दूसरी बात, देश में हमने अगर इतना माहौल बनाया है तो निश्चित ही इसकी प्रक्रिया, भाई माहौल कांग्रेस क्यों बना रही है? ताकि जनता को पता चले, जनता को पता चले। संसद में ही इतना हंगामा क्यों होता है? इसलिए ताकि जनता संसद के अंदर हो रही मांग को देखे कि कितनी बड़ी समय पर यह चीज इस तरह की उठ रही है, लोगों को लगना चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की मेहनत पे पानी फेर दोगे यार तुम। हमने इतना माहौल बनाया है तो इसके अंदर चुनाव में जब हम जाएंगे तब जनता देख लेगी, चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास है। इसका जॉर्ज सोरेस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। नेहरूवादी विरासत यानी कि लोकतांत्रिक विरासत, देश में प्रथम प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे वहां से लेकर के अब तक की जो विरासत चली आ रही है, ये पूरी तरह से हम लोग मानते हुए आगे आ रहे हैं। जयराम रमेश जी ने बयान दे दिया। इसके साथ साथ कांग्रेस के एक और नेता हैं जिनका नाम सुरेंद्र राजपूत है। इन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी जी आप साफ साफ सुन लो, मोदी जी को कोई झुकाए कोई उठाए ये देखना भाजपा का काम है, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को झुकाने की औकात दुनिया में किसी की नहीं है। बिल्कुल सही है, और इस मामले में बहुत अच्छे से कांग्रेस ने मतलब बीजेपी का साथ दिया है कि ठीक है भाई, आदमी नेता तुम्हारा हो सकता है लेकिन पीएम को कोई कुछ बोले। और स्वाभाविक सी बात है भाई, आप अगर किसी को ऑटोक्रेट बोल देते हो ना, इसका बहुत बड़ा नुकसान पता है, कांग्रेस के अस्तित्व पर आ जाएगा, विपक्ष के अस्तित्व पर आ जाएगा कि लो यहां तो ऑटोक्रेटिक ही है, तो इनका होना और ना होना कोई मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, भाजपा देश के पीछे ना छुपे, मतलब अब इन्होंने एक यहां पर व्यंग भी मार दिया। और व्यंग क्या मार दिया कि साहब ये ना समझें आप कि आप देश के पीछे की, जैसे अडानी के ऊपर हुआ हमला, अडानी बाहर निकल के आया और कहा कि देश को बदले की कार्रवाई, यानी देश को हिंडनबर्ग का विरोध करना चाहिए। अब ऐसे ही बीजेपी निकल कर आ गई कि देश को जॉर्ज सोरेस का विरोध करना चाहिए। तो ये जो स्थिति है, नेता आपके हैं, आप विरोध करिए, देश के पीछे क्यों छुप रहे? अब देखो ये राजनीतिक बयानबाजी है। हमने आपको दोनों का स्टैंड बता दिया और विस्तार पूर्वक बता दिया। उसके बावजूद भी अगर आपको ये लगता है कि सर आपका एक पलड़ा भारी है, तो वो आपकी सोच हो सकती है। मैंने तो पूरी कोशिश की है सारे पक्ष बताने की। ठीक है, और ज्यादा जानकारी आपको तो वो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, भर भर के ज्ञान मुझे दे देना। ठीक है, चलिए, तो स्थिति ये है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा पीछे भी चर्चित रहा है। और चर्चित कैसे रहा है? सोरेस ने सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर 370 हो, उस पर भी पहले विवादित बयान दिए हैं। सीएए और 370 पर पीएम मोदी के बारे में पहले भी ये विरोधी बयान दे चुका है। आप 2020 का बयान देख सकते हैं। जॉर्ज सोरेस ने टारगेट किया था मोदी गवर्नमेंट को दावोस शिखर सम्मेलन में। ये बड़े इवेंट्स में जब जाता है वहां जाकर के ये इन मुद्दों को रेज करता है। इसने कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक प्रकार से मतलब दबाने के लिए है। इसने 370 के बारे में भी कहा कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री, यानी चुनने का तरीका लोकतांत्रिक था। मोदी देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वे अर्ध स्वायत्त शासी मुस्लिम क्षेत्र कश्मीर में दंडनीय कदम उठा रहे हैं। साथ ही सरकार के फैसले जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से वहां रहने वाले लाखों मुसलमानों पर नागरिकता का संकट पैदा हो गया है। यानी इन्होंने एक प्रकार से कश्मीर के मुद्दे को मुसलमानों के ऊपर हमला बताया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू राष्ट्र बनाने वाला नेता बताया। दुनिया में अब तानाशाहों का राज है, ऐसा सोरेस का मानना है।
तो ऐसी स्थिति में यहां पर फिर से इनका बयान आता है कि तुम होते कौन हो यह बताने वाले कि भारत क्या है, यह आज का नया हिंदुस्तान है और यह कमजोर नहीं है। स्वाभाविक है बयानों के ऊपर प्रतिक्रियाएं आएंगी, तो देश में इस समय माहौल गर्म है। अब ऐसी स्थिति में आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आएगा, वास्तविकता में चल क्या रहा है सर? यह तो एक व्यक्ति का बयान है, उसको हम इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों कर दिए? देखो भाई, ये पैसे वाले लोग हैं, ये बयान तो दे के माहौल बिगाड़ते ही हैं, ये पैसा दे के भी माहौल बिगाड़ते हैं। और ये व्यक्ति तो ऑलरेडी अपनी मेजॉरिटी संपत्ति जो है दान कर चुका है राजनीतिक पार्टियों को। इसका मतलब ये है पैसे से ही अगर सब कुछ होता है, क्योंकि जहां एक और हम ये मानते हैं कि अडानी और अंबानी मोदी जी के साथ हैं, पैसे के कारण सब चल रहा है, तो इसका मतलब इसका पैसा भी राजनीति के अंदर एंट्री कर सकता है। और एंट्री अगर इसका पैसा कर जाएगा तो राजनीति में फिर से खेला हो जाएगा। अब जो भी हो, फिलहाल के लिए देश की राजनीति में पैसे का महत्व किसी से छुपा नहीं है। बस वो बात सही है कि लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसके बाद में अगर इंडिया की स्थिति की बात हो तो इंडिया के बारे में वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होना, यह बात अमेरिका खुद स्वीकार कर चुका है कि इंडिया इज ए मोस्ट डाइवर्स कंट्री, यहां पर विविधताएं बहुत हैं और साथ ही इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लास्ट ईयर 2022 की बात है जब अमेरिका की तरफ से यह बयान आया था। दूसरी तरफ इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और इसकी बात मायने रखती है, यह बात हाल ही में फ्रांस ने बोली थी रशिया और यूक्रेन वॉर पर। यानी कि यह जॉर्ज सोरेस क्या सोचता है, इस बात से अगर हमारे ऊपर फर्क पड़े तो इस बात से भी फर्क पड़ना चाहिए कि अमेरिका की वर्तमान बाइडेन सरकार क्या सोचती है, फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन क्या सोचते हैं, क्योंकि वो राजनेता हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो ये बात बोलते हैं तो इसका मतलब है कि भारत कहीं तो मायने रखता है। और तो और अगर ऐसी ही बातें हैं तो भारत से उम्मीदें दुनिया ने बहुत रखी हैं। जैसे मैक्सिको के एक जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन लोगों में शुमार किया था कि अगर ये चाह लें तो ये युद्ध रुकवा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अंदर सबके अपने विचार हैं और वो विचार व्यक्त करने में लग रहे हैं। एनीवे, इंडिया अगर इतना ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक देश होता तो शायद इंडिया को आज दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट आयोजित करने का मौका ना मिलता। गौरवान्वित करने का क्षण है, अमृतकाल में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। G20 जो कि 20 बड़े राष्ट्र, जिसमें अमेरिका, चाइना जैसे सब राष्ट्र एक टेबल पर होंगे, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा और भारत में इवेंट आयोजित होगा। तो निश्चित ही यह किसी तानाशाह मुल्क में आयोजित होने वाला कार्यक्रम नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, भारत SCO के भी यहां पर अध्यक्षता करेगा। यानी कि सब चीजें भारत के अंदर विविधता के साथ निकलती आ रही हैं। लाख बुराइयों के बीच वाकई में जो अच्छाई का काम है देश के लिए वो ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर ने बहुत से देशों को हिला दिया। रशिया यूक्रेन युद्ध से ब्रिटेन की इकोनॉमी कैसे हिली सबको पता है, ब्रिटेन में सरकारें कैसे पलटी सबको दिखता है, श्रीलंका के अंदर बड़े बिगड़े हुए हालात हो या फिर पाकिस्तान की बिगड़ी अर्थव्यवस्था सबको दिखती हैं। भारत इस स्थिति में सरवाइव कर गया। हो सकता है जॉर्ज सोरेस को कहीं ना कहीं यह भी दुख देता हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक इन्वेस्टर है और मार्केट से हित बहुतों का जुड़ा हुआ होता है। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर बता सकते हैं, आप फ्री हैं बताने के लिए। और हमने जो आपके सामने अभी एनालिसिस किया वो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, कृपया करके उसे दबा दें, जिसके दबाने पर कोई चार्ज नहीं लगता है और आप तक हमारी सूचनाएं तुरंत पहुंचती हैं, यह हमें इसका लाभ होता है। बाकी सूचनाएं तो बहुत सारी हैं, जिसमें हमने आपसे पहले भी कहा कि आप लोगों को जो श्री मंदिर एप्लीकेशन शिवरात्रि के लिए है वो इंस्टॉल कर लेना चाहिए। आप में से जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे नए चैनल RNA बाई अंकित अवस्थी पर, क्योंकि 2.0 से हमने एक नया चैनल शुरू किया है, एक प्लेटफॉर्म छोड़ा है हाल ही में, और आपने अपना प्यार एक ही दिन में इतना लुटाया कि हमारा दिल गदगद हो गया और हमने आपको तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित किया है। आज रात को इसी चैनल यानी RNA बाई अंकित अवस्थी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, कमेंट्स में भी पिन करेंगे, वहां पर एक नया सेशन होने जा रहा है। सर क्रीक विवाद क्या है, भारत और पाकिस्तान गुजरात सीमा पर एक दूसरे के सामने आकर क्यों खड़े हो गए हैं, जानने के लिए जरूर पहुंचिएगा। रात 8:30 या 9 बजे, टाइमिंग जो भी होगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, प्लीज पधारें। हमारा अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है, बाकी सारी चीजें जब आप पहुंचेंगे तब हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।